मेरे बच्चों, युद्ध रणभूमि में नहीं, पहले मन भूमि में खेला जाता है। जो सोचोगे वो कर जाओगे, जो सोचोगे वो बन जाओगे। यहाँ लड़ाई खुद से है, मैदान खाली पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रेसिप्रोकल लॉ बच गया था उसको पढ़ा देंगे। यील्ड का परसेंटेज निकालना होता है, वो कैसे निकालते हैं ये बता देंगे। वेपर डेंसिटी क्या होती है ये बता देंगे। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है ये बता देंगे। और आज हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म होने जा रहा है इस चैप्टर का, और आज ही या फिर अगले लेक्चर से हम न्यूमेरिकल पार्ट भी शुरू कर देंगे। और उम्मीद है कि दो या डेढ़ लेक्चर्स में हमारा ये काम हो जाएगा। शुरुआत में जो आपने कहावत सुनी वो बहुत ही मशहूर कहावत है महाभारत की। यहाँ 99% केवल और केवल पढ़ाई का नाटक कर रहे हैं। आप अपने आसपास उठा के देख लीजिए, और जो 1% पढ़ भी रहे हैं उनके अंदर कोई ना कोई डर बैठा हुआ है, या तो माँ बाप का, या तो टीचर्स का, या तो अपना जो फ्रेंड्स के बीच में अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं कि मैं परसेंटेज, ये मेरे, वो मेरे नंबर, ये करने के लिए सब चीजें लगी हुई हैं। कौन अपने मन से पढ़ रहा है? हर कोई किसी न किसी डर के पीछे पढ़ते चले जा रहा है। अगर कोई अपना मन से पढ़ना शुरू कर दे, इन किताबों को, इन कॉपियों को उसको उठाना पसंद आ जाए, तो फिर बात ही क्या है। तो फिर किसी 1.5 लाख रुपए की कोचिंग की जरूरत भी नहीं है। मुझको तो हंसी आती है उन बच्चों पे जो इतना पैसा फूक के, इतना इतना पैसा फूक के इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाते हैं। क्या मिलेगा यार तुमको? वहाँ कुछ नहीं है। सब कुछ तुम्हारे पास है। कि वो वाला जमाना नहीं है कि कॉल करने के लिए दूसरे के घर जाना पड़ता है। आज आपके हाथ में सब कुछ है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो, आप किसी भी टॉपिक को समझ सकते हो, सीख सकते हो। इसके बावजूद अगर आपको अपने माँ बाप का पैसा खर्चा करना पड़े, इतना, वो भी इतना ज्यादा, तो आप धरती पे बोझ हो। धरती पे बोझ हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं। आप खुद से कुछ नहीं करना चाह रहे हो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और सबसे पहले तो हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ही बता देंगे आपको। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर का एक लॉ बच गया था पिछली क्लास का, तो वही बताएंगे। किसने दिया था? रिचर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? रिचर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। यहाँ पे मैं आपको कोई भी चीज रटवाऊंगा नहीं, मैं कोई भी स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखवाऊंगा। स्टेटमेंट बुक्स में है, और आपकी जिन कोचिंग्स में आप जा रहे हो वहां तो आपको मिलते ही होंगे स्टेटमेंट्स। तो हम अपने कॉन्सेप्ट पे बिल्डिंग और मजबूत करते हैं अपनी, है ना। तो चलिए, इस ये लॉ कहता क्या है, इस लॉ के लिए चाहिए क्या? इस लॉ के लिए आपको आपको 3 एलिमेंट चाहिए। आपको इन लॉ के लिए 3 एलिमेंट चाहिए जो आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। 1 मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चा, इस लॉ में मैंने आपको क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए, और तीनों ही एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल बनाने चाहिए। और उन मॉलिक्यूल में जो मास का रेशियो होगा उसका कुछ रिलेशन चाहिए होगा। वो रिलेशन अगर फिट बैठ गया तो आपका ये लॉ वो 3 एलिमेंट फॉलो करेंगे। क्या वो स्टेटमेंट होगा, क्या वो रेशियो होगा, कौन से वो एलिमेंट्स हो सकते हैं? देखिए एग्जांपल आपको देता हूं, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये भी आपको बताता हूं। मैं ले लिया Na, और मैंने ले लिया Cl, और मैंने ले लिया H। मैंने ले लिया H। तो क्या मैं Na और H की रिएक्शन करवा के इसको क्या मैं NaH लिख सकता हूँ? यस सर, एग्जिस्ट तो करता है। एग्जिस्ट तो करता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और सोडियम का तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट में जानते हो ना, 8 इलेक्ट्रॉन बाहर में रह जाएंगे। क्या मैं Cl और H की रिएक्शन करवा के HCl बना सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल बना सकते हैं। तो NaH में अगर मैं मास का रेशियो देखूं तो 23:1 का है, और इसमें अगर मैं मास का रेशियो देखूं तो 1:35.5 का है। क्या हाइड्रोजन दोनों में सेम नहीं है? यस, हाइड्रोजन दोनों में सेम है, और दोनों का रेशियो भी 1 और 1 सेम है। बचे हुए एलिमेंट का जरा एक बार रेशियो लो। बचे हुए एलिमेंट का जरा एक बार रेशियो लो। 23:35.5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस, बचे हुए एलिमेंट का, रेस्ट ऑफ एलिमेंट का लिया। और जो आपके पेरेंट एलिमेंट है, ये क्या है? पेरेंट एलिमेंट। इनको बोला जाता है पेरेंट एलिमेंट, जहां से आपने शुरुआत करी थी।
इनमें आपस में रेशियो लो NaCl का 23 क्या बनाएगा ये NaCl बनाएगा। NaCl का अगर मैं रेशियो लूं तो क्या आ जाएगा ये 23:35.5। क्या ये रेशियो और ये रेशियो सेम नहीं है? यस सेम है। तो कंडीशन यही है कि आपके 3 एलिमेंट होने चाहिए, तीनों ही आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करके कुछ मॉलिक्यूल बनाने चाहिए। आपको 3 में से 2 एलिमेंट्स को मानना पड़ेगा पेरेंट एलिमेंट, जहां से आप रिएक्शन की शुरुआत करोगे दिखाओगे। एक को मानना पड़ेगा कॉमन एलिमेंट, एक को मानना पड़ेगा कॉमन एलिमेंट। आप मानोगे तो हो जाएगा, अगर यही किसी और तरीके से मैं करके दिखाऊं शायद ना हो, शायद ना हो। तो बचा हुआ जो आपका एलिमेंट थे, जो कॉमन से और पेरेंट से रिएक्शन करवा के आए थे, जो बचे हुए एलिमेंट थे उनका रेशियो निकाला और जो पेरेंट एलिमेंट थे उनका रेशियो निकाला। अगर ये सेम आ जाए तो मैं कहूंगा कि भैया आपके आपके NaCl और H जो हैं ये फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। अच्छा, इसमें एक और चीज है, सेम भी हो सकते हैं और एक दूसरे के मल्टीपल भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी का एक का आ गया 2:4 और किसी का आ गया 1:2, तो मैं कहूंगा ये भी एक दूसरे से सेम ही है, ये एक दूसरे के मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल है। यहाँ पे भी अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गई तो मैं कहूंगा कि भैया यहाँ पे भी हमारा फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, LOR शॉर्ट फॉर्म इसको कहा जाता है। सर इसका कुछ और करके दिखाओ, मतलब मैं ये पेरेंट एलिमेंट नहीं मानूंगा, मैं पेरेंट एलिमेंट इस बार चेंज कर रहा हूँ, मैं Na को रख रहा हूँ, इस बार H यहाँ पे रख रहा हूँ, Cl यहाँ पे रख रहा हूँ। तब भी क्या मेरी जो मैंने कंडीशन बताई वो क्या सेम जाएगी? Na और Cl आपस में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? NaCl। H और Cl आपस में रिएक्शन करके बनाएगा, क्या बनाएगा? HCl। इसका रेशियो जाएगा 23:35.5। यस, इसका रेशियो जाएगा 1:33.5। दो तो सेम निकल गए, Cl तो सेम निकल गया, बचा हुआ क्या है सर? 23:1। और ये जो पेरेंट एलिमेंट थे इनका रेशियो क्या है? 23:1। मतलब कि इस तरफ से भी ये आपका रेसिप्रोकल बन रहा है। मतलब अगर पेरेंट एलिमेंट को मैं NaCl नहीं NaH ले लूंगा और कॉमन को इस बार मैं Cl कर दूंगा, तब भी मेरा ये लॉ फॉलो कर रहा है। आइए आपको और एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने कार्बन रख दिया, यहाँ पे सल्फर रख दिया और बीच में कॉमन एलिमेंट रख दिया ऑक्सीजन, कॉमन एलिमेंट रख दिया ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन बनाएगा CO2 और सल्फर और ऑक्सीजन बनाएगा SO2। इसका रेशियो क्या जाएगा बेटा? इसका रेशियो जाएगा 12:32। यस, और इसका रेशियो जाएगा 32:32। सेम क्या है? ऑक्सीजन वाला पार्ट सेम है, 32:32 वाला पार्ट सेम है। तो बचा हुआ पार्ट क्या है? बचा हुआ पार्ट आपको 12:32 है। अगर इसको मैं काटूंगा तो 4 के टेबल से अगर मैं काटूं तो क्या ये 3 टाइम और क्या ये 8 टाइम नहीं जाएगा? यस सर, चला जाएगा। कार्बन और सल्फर मिलके क्या बनाते हैं? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, जहां पे कार्बन और सल्फर के बीच में दो दो बॉन्ड रहते हैं, ऐसे ऐसे। अगर इसका मैं रेशियो लेने जाऊं तो 12:64 जाएगा। क्या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें? क्या 3:1 4 के टेबल्स काटेंगे तो 4 1 जा 4 और 24 क्या 6 से। क्या 3:16 और 3:8 क्या सेम है? नहीं है, सेम तो नहीं है, लेकिन क्या ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं? यस सर, मल्टीपल है। 3 तो सेम ही सेम है और 16 और 8 क्या है आपस में? मल्टीपल है। क्या है आपस में? मल्टीपल है। और अगर मल्टीपल हो या फिर सेम हो तो मैं कहूंगा कि ये जो एलिमेंट है आपके, जो पेरेंट एलिमेंट है और ये जो कॉमन एलिमेंट है, ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। सर इसको थोड़ा सा घुमा दें मतलब कार्बन यहाँ रख दें, ऑक्सीजन यहाँ रख दें और सल्फर यहाँ रख दें, क्या तब भी ये होगा? देखते हैं। क्या कार्बन और सल्फर का रिएक्शन करवा के CH2 नहीं बोल सकता? यस। क्या ऑक्सीजन और सल्फर का रिएक्शन करवा के मैं SO2 नहीं बोल सकता? यस, बोल सकता हूँ। अब क्या भैया आएगा इसमें? इसमें क्या आएगा? कार्बन और सल्फर का यहाँ पे 12:64 आ जाएगा, यहाँ पे 32:32 आएगा। अब कहोगे सर सेम एलिमेंट कौन सा है? सेम एलिमेंट तो सल्फर है, लेकिन सल्फर का नंबर ही सेम नहीं, सल्फर का नंबर ही सेम नहीं है।
तो क्या मैं रेशियो में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या मैं रेशियो को सेम करवा सकता हूँ? क्या मैं रेशियो को कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या सेम करवा सकता हूँ? क्या मैं इस रेशियो में अगर 32/32 है, इसको मैं ऊपर भी 2 से इंटू कर दूं, नीचे भी 2 इंटू कर दूं, तो 64:64 बन जाएगा। यस, और 64 और 64 सेम चला जाएगा सल्फर के, क्योंकि तुमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2 से। रेशियो सेम करना था, बस एक का रेशियो सेम करना है। एक का रेशियो, एक की वैल्यू जो है सेम करनी, बचे हुए वालों को रेशियो में लेना है। बचे हुए वाले जो रेशियो में अगर गए तो क्या जाएगा सर? 12:64 जाएगा। 12:64 जाएगा और 3:16 जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का CO2 बनता है। यस, ये 12 कितने टाइम जाएगा? 32। 12:32 जाएगा। ये 3:8 से जाएगा। फिर से सर सेम हो रहा है। यस सर, फिर से सेम हो रहा है। तो अभी ये फिर से आपके फॉलो करेंगे, ये फिर से एक दूसरे के मल्टीपल निकल रहे हैं और ये सेम हो रहे हैं और ये सेम हो रहे हैं। तो मैंने आपको ये दिखाया है इन तीन चार एग्जांपल्स में कि अगर आप एलिमेंट्स को घुमाएंगे तब भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तीन एलिमेंट आपस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल फॉलो कर रहे हैं तो आप उनको रोटेट भी करेंगे तब भी वो मैक्सिमम टाइम करेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे एग्जाम में। वो पूछेगा कि तीन एलिमेंट के बीच में यहाँ पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लगेगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा, कि ये वाला लॉ लगेगा कि वो वाला लॉ लगेगा। तो आपको बस ये चेकआउट करना है। मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला क्या था याद है? कि सेम रिएक्टेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट डिफरेंट होगा लेकिन उसमें एक एलिमेंट सेम होगा। उस एलिमेंट का एक जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, उसको हटाओ, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनकी रेशियो निकालो और वो रेशियो तुम्हारा सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। और यहाँ पे भी कंडीशन है सिंपल होल नंबर रेशियो की, और ये जो है ये सिंपल होल नंबर रेशियो में ही है, ये इससे ज्यादा नहीं कट सकते। मैंने कहा था 1 हो तब मान लेना, या तो उससे ज्यादा कट ना सके उसको मान लेना सिंपल होल नंबर रेशियो। ये सब क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो में है, सिंपल होल नंबर रेशियो में है। तो मैंने आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के 4 एग्जांपल बताए हैं, 2 असल में है, उनको मैं रोटेट कर करके आपको बताया हूं। तो प्लीज इसको नोट करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको परसेंटेज यील्ड पढ़ाते हैं। परसेंटेज यील्ड पढ़ाते हैं। परसेंटेज यील्ड क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज यील्ड क्या होती है? देखो परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड क्या होती है? मान लो ए से बी आपका बन रहा है, तो बैलेंसिंग करने जाऊंगा तो 1 होगा यहाँ पे, 1 होगा यहाँ पे, कुछ और है ही नहीं, सिंपल सी एक रिएक्शन है। तो बैलेंस्ड रिएक्शन तो आपकी ये है, मतलब बैलेंसिंग कोफिशिएंट अगर मैं पूछूं, बैलेंसिंग कोफिशिएंट या फिर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में अगर मैं इसमें पूछूं तो आप कहोगे कि सर 1 और 1 है, 1 और 1 रेशियो का है। यस सर, मतलब कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए डालोगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी निकल आएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए डालोगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी निकल आएगा। लेकिन हम लैब में गए और हमने सोचा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए डाल दें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ बी मिल जाएगा। हमने डाला, रिएक्शन करवाई, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए हमने डाल दिया, लेकिन हमको 2 नहीं मिला, हमको मिला 1, हमको मिला 1। और यहीं पे हम लोग कहेंगे कि हमारा जो एक्चुअल यील्ड था वो नहीं आया। हमारी जो एक्चुअल यील्ड है वो अपनी जो थ्योरी के हिसाब से यील्ड है वो डिफरेंट है। इससे तुमने निकाला थ्योरेटिकल यील्ड, क्या निकालेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। और ये आपको बता रहा है एक्चुअल यील्ड। क्या बता रहा है? एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड बता रहा है। तो एक्चुअल यील्ड आपको ये बता रही कि 2 डालोगे तो 1 निकलेगा, मतलब 1 डालोगे तो आधा निकलेगा, 2 डालोगे तो 1 निकलेगा, 1 डालोगे तो आधा निकलेगा। थ्योरेटिकल यील्ड आपकी जो है वो आपको बता रही है कि आप 1 और 1 डाल दोगे, बात बराबर है, बात बराबर है। और आप जब एक्चुअल यील्ड डाल दोगे तो वहां पे काम खराब है। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मान लो 2x और 2x से बन रहा है y, 2x से बन रहा है y,
स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर कोई पूछेगा तो कहोगे भाई 2 है और ये 1 है। ये क्या है? 1 है। मतलब अगर 2x डालेंगे, 2x के मॉलिक्यूल डालेंगे तो हमको 1 y का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। 1 y का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इसी को अगर मैं लैब में जाऊं और लैब में कोई हमसे कहे कि भैया कुछ करो, मैं मान लो इसके 6 मॉलिक्यूल या फिर मोल ले लूं, 6 मॉलिक्यूल या फिर मोल ले लूं, लेकिन मुझको मिले केवल और केवल 2, केवल और केवल 2 वाई के, तो गड़बड़ हो गई सर। क्या गड़बड़ हो गई? 2 डाले थे तो 1 मिला था, तो 6 डाले थे तो कम से कम मुझको तो आधे तो मिलने चाहिए थे रे, 3 तो मिलने चाहिए थे, लेकिन 3 नहीं मिले। तो मैं ये कहूंगा कि ये तो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड बता रहा है कि 2 डाला तो 1 तो मिलना चाहिए, थ्योरेटिकल यील्ड। और नीचे वाला हमारा बता रहा है एक्चुअल यील्ड। क्या बता रहा है? एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड। तो ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ? मतलब सर आपने ये थ्योरेटिकल वाला अलग चलेगा, एक्चुअल वाला अलग चलेगा? यस सर, बिल्कुल अलग चलेगा। इसको नोट करिएगा, उधर का मैं मिटाता हूँ और फिर आपको इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ फॉर्मूले भी बताता हूँ, न्यूमेरिकल्स और कुछ फॉर्मूले भी बताता हूँ, नोट करिएगा। तो परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला है वो है आपका एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल जो अमाउंट है आपका, एक्चुअल अमाउंट जो है आपका, और जो आपका थ्योरेटिकल अमाउंट आने वाला था, थ्योरेटिकल अमाउंट जो आपका आने वाला था, थ्योरेटिकल अमाउंट जो आने वाला था वो 100 से इंटू एक्चुअल क्या है? 6 डाला है और 2 निकला है, 6 डाला है और 2 निकला है, मतलब कितना अमाउंट आपका निकला। एक्चुअली क्या है? कितना बना, कितना बना। और थ्योरेटिकल क्या है? कितना बनना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था, चाहिए था। तो भैया एक्चुअल यील्ड जो है, जो बना है, जो बना है वो तो हमारा 2 है। कितना बनना चाहिए था? भाई 6 डाले थे तो कम से कम 3 निकलने चाहिए थे, 3 निकलने चाहिए तो 2/3 होना चाहिए था, इंटू 100 होना चाहिए था। और ये सॉल्व करके 66.66% आएगा, 66.66% आएगा। इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, पहले वाले में अगर निकालें, पहले वाले का अगर निकालें परसेंटेज यील्ड, तो एक्चुअल कितना है? 2 डाला है और 1 बना है, 2 डाला है और 1 बना है। और थ्योरेटिकल क्या होना चाहिए था? 2 डाले थे तो 2 ही बनने चाहिए थे, 2 डाले थे तो 1, क्योंकि 1 डाला तो 1 बना, तो 2 डाले थे कम से कम 2 तो बनने चाहिए थे। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? कितना बनना चाहिए था? 2। इसको अगर मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? 50%। मतलब सर ये कही जाएगी आपकी केमिकल रिएक्शन की यील्ड। हमेशा जो हमको दिख रहा होता है स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, जो उनके रेशियो में, वो हमेशा होता नहीं, वो हमेशा होता नहीं है। कई बार उससे डेविएट होकर हमको यील्ड मिलती है। आपको ही पता है कोई चीज 100% नहीं हो सकती, कोई चीज 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर सकती। ये तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो कि कोई भी ऐसा इंजन आज तक नहीं बना जो 100% इफिशियंसी शो करे, तो कोई भी रिएक्शन आज तक ऐसी नहीं बनी जो 100% इफिशियंसी शो करे। तो कुछ ना कुछ तो आपका लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो आपका लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो आपकी एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में डिफरेंस आएगा। फिर से एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको लेके देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 3A है, इससे बन रहा है 2B। मतलब सर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे तो मतलब 3 डालेंगे A के मॉलिक्यूल तो 2 तो हमको B मिल ही जाएंगे, 2 हमको B मिल ही जाएंगे। लेकिन हमारे जब लैब में हमको गए तो हमने इसके डाले 9, तो हमको मिल गए केवल और केवल, हमको मिल गए केवल और केवल 4, केवल और केवल 4। अच्छा भैया, इसमें अगर परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला मैं लगाऊं, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो एक्चुअल अमाउंट कितना आया है? 9 डाला है तो 4 आया है, 4 मोल या फिर मॉलिक्यूल। लेकिन पहले वाले रेशियो के हिसाब से जो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, 3 डाले थे तो 2 आया था, 6 डालेंगे तो 4 आएगा, 9 डालेंगे तो 6 आएगा, 9 डालेंगे तो 6 आएगा। तो अगर मैंने 9 डाले थे तो कम से कम 6 आने चाहिए थे, कम से कम 6 आने चाहिए थे। मतलब तो 4/6 इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
2/3 × 100 मतलब इसका भी रेशियो, इसका भी परसेंटेज क्या जाएगा 66.66%। तो ऐसे आप निकालोगे यील्ड। कुछ समझ में आया आपको? भाई एक रिएक्शन दी होगी, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट दिए होंगे, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से तुम जनरल वैल्यू तो पता कर लोगे कि भाई इसमें इतना इतना और डालें तो ये बन जाएगा। लैब में जाओगे तो आपको मोल्स दिए जाएंगे, इसमें दिए गए 9 मोल। अब आपने करा तो 4 ही आ गए। आपने जो रेशियो निकाला था, वो जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट करके वो रेशियो निकाला था, वो कहता था कि 3 डालोगे तो 2 आएंगे, अगर मैं 6 डालूंगा तो 4 आएंगे, अगर मैंने 9 डाल दिए तो 6 आने चाहिए था, बन के 6 बन के आने चाहिए थे, वो बन के नहीं आए। तो उसी का रेशियो मैंने ले लिया, इसको कहते हैं परसेंटेज यील्ड। और जो बचा हुआ पोर्शन था वो आपका 100% एफिशिएंसी शो नहीं कर पाया। इसको नोट करिएगा। फिर आगे आपको समझाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, फिर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फिर हम अपने न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। छोटी मोटी चीजें बीच बीच में आती रहेंगी तो आपको हम बताते रहेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही आसान है, लेकिन फंसते हैं हम लोग कुछ कुछ जगहों पर। कैसे फंसेंगे देखिए। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ये क्या होता है सर? अरे भाई तुम्हारे मान लो नीट का पेपर 720 नंबर का है, उसमें से तुम्हारे आ गए 700 नंबर, इसी का तो परसेंटेज निकालते हैं तो बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन मान लो ये क्या होता है मैक्सिमम मार्क्स, और ये मैक्सिमम मार्क्स, और ये क्या होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स। ये क्या होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स। अच्छा परसेंटेज कैसे निकालते हैं सर? जैसे किसी मॉलिक्यूल में बहुत सिंपल से आप जानते भी हो, H2SO4 हाइड्रोजन के 2 होते हैं, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, इसको ऐड कर देंगे तो 98 ग्राम ये हो जाएगा। और 98 ग्राम अगर मैंने बोल दिया तो ये रिलेटिव मास है, क्या ये AMU में है? तो फिर इसको क्या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और इस ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या बोलते हैं 1 मोल का मास, 1 मोल का मास, है ना। आइए अगर मैंने कहा कि परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल के दिखाओ, परसेंटेज ऑफ सल्फर एटम निकाल के दिखाओ, तो आप कर दोगे 32/98 × 100। मैं कहूंगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल के दिखाओ, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल के दिखाओ। अब यहां फंसोगे आप भाई, बहुत ध्यान देना एग्जाम में, बहुत आसान से परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन दिखेगा तो ये तो मैं कर ही दूंगा, ये तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन वो होता नहीं, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। तो इससे कैसे बचें आइए देखते हैं। अगर एटम की बात कर रहे हैं, सिंगल एक एटम की बात कर रहे हैं तो 16/98 × 100। अगर वो एटम्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे कितने हैं बेटा 4 हैं, और 4 का कितना हो जाएगा 64, 64/98 × 100। तो ये है छोटा सा परसेंटेज कंपोजिशन का खेल, ये है छोटा सा परसेंटेज कंपोजिशन का खेल। और इसको आप नोट करिए तो फिर हम आपको अब इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बीच में डिफरेंस, उनके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाएंगे वो सब आपको बताना शुरू करते हैं। तो नोट करिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला समझते हैं। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला समझते हैं, और इसी में एक और चीज आपको पढ़ाऊंगा मैं, वेपर डेंसिटी। और उसके बाद हमारा थ्योरी वाला पार्ट लगभग खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस के अंदर कोई थ्योरी वाला पार्ट अगर आ गया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर तो आपको वहीं पे हम समझा देंगे। अगले 2 लेक्चर में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, अगले 2 लेक्चर में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपना मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल है कि पीरिकल है देख लेना, पीएच है कि पीआई है ना, ठीक है देख लेना आप लोग, पीएच है कि पीआई है, एम्पिरिकल है शायद, है ना, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जैसे हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते भी, बहुत बेसिक चीजें हैं।
C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं ग्लूकोज का आपसे कहूं कि भैया मुझको इंपीरिकल फॉर्मूला लिख के दिखाओ, इंपीरिकल फॉर्मूला लिख के दिखाओगे, तो आप मुझको CH2O लिख देना, CH2O लिख देना। रेशियो क्या था यहाँ पे? 6:12:6 था। इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:2:1 आ जाएगा। ये क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है अबाउट, कि हाउ मेनी एटम्स present in the molecule, how many atom present in a molecule or compound, और इंपीरिकल फॉर्मूला आपको ये बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि इन हाउ मच रेशियो, इन विच रेशियो एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। तो समझ में आ गया होगा आपको कि भैया आप अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन है, उसमें जो जो एटम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो दिखाता है कि कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। ये तो उसने पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया इतने इतने एटम यूज हो रहे हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बताता, वो किस रेशियो में आपस में अटैच हुए हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कार्बन का 1 एटम मिनिमम चाहिए होंगे उसको, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। अगर ये रेशियो नहीं है तो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला वो नहीं क्रिएट कर पाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो फिर से सुन लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल गिव यू द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और जो इंपीरिकल फॉर्मूला होगा वो आपको उनके बीच का रेशियो बताएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया। तो जैसे और कोई अगर मैं ले लूं, मैं ले लूं जैसे C2H4। ये C2H4 क्या है सर? ये C2H4 क्या है? ये C2H4 सर क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कार्बन के कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो 1:2 आ जाएगा। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या चला जाएगा? इंपीरिकल फॉर्मूला चलेगा CH2। क्या चला जाएगा? CH2। अच्छा, CH2 अगर बॉन्ड बनाने के लगे ना, बॉन्ड बनाने लगे तो कार्बन में 2 हाइड्रोजन, ये इंपीरिकल फॉर्मूला आपको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता। इस इंपीरिकल फॉर्मूला आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में भी कुछ नहीं बताता, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है वही पूरी इन्फॉर्मेशन है। इंपीरिकल फॉर्मूला जस्ट उसकी एक शेडो है, जस्ट उसकी एक शेडो है, जिसमें केवल और केवल वो रेशियो बता के ही चला जाता है, रेशियो बता के ही वो चला जाता है। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है डेंसिटी। क्या बचता है? डेंसिटी। एक होती है बेटा एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी। तो इसकी हेडिंग डालिए और आगे पढ़ते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच का डिफरेंस बताते हैं। डेंसिटी आपको मेनली 3 चीजों की आनी चाहिए एब्सोल्यूट में। सॉलिड की आनी चाहिए, लिक्विड की आनी चाहिए, और गैस की आनी चाहिए। सॉलिड और लिक्विड का तो आप यही फॉर्मूला लगा देते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। बस गैस में क्या यही फॉर्मूला लगेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम? नहीं बेटा, यहाँ पे जो हमारी गैस इक्वेशन होती थी PV इक्वल टू एनआरटी, PV इक्वल टू एनआरटी, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म निकालते हैं। वॉल्यूम की टर्म निकलेगी तो क्या होगा? एनआरटी बाई पी, एनआरटी बाई पी। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पे कैसे है? डिनोमिनेटर में है ना, तो ये अगर वैल्यू में यहाँ रखने जाऊंगा तो फ्लिप कर जाएगी। क्या कर जाएगी? फ्लिप कर जाएगी। और यहाँ से जो डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका क्या? P ऊपर चला जाएगा, P
ऊपर चला जाएगा, P और M ऊपर बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका RT। क्या बच जाएगा आपका, nRT, nRT। अच्छा, तो सर ये P क्या है, P तो होगा प्रेशर, P क्या होगा, प्रेशर। M क्या होगा, गैस का मास, गैस का मास, या फिर इसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं, एक मोल का मास, मोलर मास, मोलर मास। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है सर, R क्या है, R क्या है, R है आपका गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस कांस्टेंट। इसकी कभी हम यूनिट्स और वैल्यूज बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करके बता देंगे, नहीं तो नॉर्मली तो आप 8.314 जूल केल्विन पर मोल होती है उसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रुकना, गैस कांस्टेंट हम पूरा आपको समझाएंगे एक दिन जब यूज करेंगे ढंग से, और उसकी पूरी यूनिट्स आपको सब बताएंगे, कब इसको कहाँ यूज करते हैं, एटीएम बार आएगा तो क्या करेंगे, लीटर आएगा तो क्या करेंगे, सब बताएंगे आप, ठीक है। और टेम्परेचर तो आप लोग जानते ही हो। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, when when we calculate density of one thing, density of one substance with respect to other, तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी, उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी, उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो ये एब्सोल्यूट डेंसिटी के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, गैस के लिए थोड़ा सा अलग हो रहा है, और रिलेटिव डेंसिटी का एक छोटा सा स्टेटमेंट है, उसको आप लोग देख सकते हो। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं और एक दो चीजें और बता के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आइए, एक दो चीजें और बच गई हैं, आपको दिखा दें, फिर आप जाओ, है ना। तो देखो, रिलेटिव डेंसिटी के कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक बताऊंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, और एक मैं आपको बताऊंगा वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है। बस ये दो चीजें बताएंगे और क्लास का एंड करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब आप किसी की भी डेंसिटी कैलकुलेट करो किसी सब्सटेंस की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर डेंसिटी, वाटर डेंसिटी, वाटर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, वाटर की डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर वो फिक्स होती है, जो कि हम लोग कहते हैं 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ये फिक्स होती है, ठीक है। अगर वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगर आपने किसी सब्सटेंस की लिक्विड की डेंसिटी निकाली, खासकर लिक्विड की डेंसिटी निकाली है, तो वो उसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कहेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, जब आप डेंसिटी निकाल दो किसी भी गैस की, किसी भी गैस की विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2 गैस, डेंसिटी ऑफ H2 गैस, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। देखो, किसी भी गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने निकाला है, क्या निकाला है, D, ये डेंसिटी होती है ना। क्या निकाला है, किसी भी गैस का, तो प्रेशर, मास ऑफ गिवन गैस अपॉन में nRT, अपॉन में nRT। अगर मैं इसी को सर अगर हाइड्रोजन के लिए लिख लूंगा तो वहां पे भी प्रेशर होगा, मास ऑफ H2 गैस कितना होता है, 2 होता है, nRT, यही होगा। तो मुझको लग रहा है बाकी सारी चीजें तो कट जाएंगी, PNRT सब तो कुछ तो कट जाएगा, सब कुछ तो कट जाएगा, और जो बचेगा वो वेपर डेंसिटी, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे जो बचेगा वो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m गैस, जो गैस का मास होगा,
अपॉन में 2, अपॉन में 2, और 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू एम गैस, मतलब गैस का मास, गैस का मॉलिक्यूलर मास, गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या है ये, मॉलिक्यूलर मास। तो ये छोटा सा फॉर्मूला बड़ा यूज होगा एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स में। किसमें यूज होगा, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स में। इसको आप देखिए ढंग से और समझिए। अच्छा, यहाँ पे जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विड ही होगा, क्योंकि आप जो वाटर को ले रहे हो तो वाटर को वैसे भी आप लिक्विड फॉर्म में ही लोगे, लिक्विड फॉर्म में ही लोगे, और ये वैल्यू आपको याद करनी है, ये वैल्यू आपको याद करनी है। तो आज का जो लेक्चर था उसमें कुछ एक फ्लो नहीं था, फ्लो नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हम आज एंड करवा रहे थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पढ़े, यस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में क्या कहते थे कि भैया आपके 3 एलिमेंट होंगे, 2 पेरेंट मान लो, एक कॉमन मान लो, कॉमन वाले से मॉलिक्यूल बनाओ, उसमें से जो सेम एलिमेंट के नंबर्स निकल जाए उनको हटाओ, जो बचे उनको रेशियो बनाओ, और जो पेरेंट एलिमेंट थे उनका रेशियो बनाओ। क्या अगर सेम निकल जाए तो वो रेसिप्रोकल फॉलो करेंगे, यस सर, वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल फॉलो करेंगे। फिर क्या पढ़ाया, फिर आपको बताया मैंने क्या बताया था भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के बाद, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के बाद मैंने आपको शायद परसेंटेज यील्ड बताई थी, यस, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड बहुत अच्छे से समझाया, 2-3 क्वेश्चन भी करवाए, आप जाके देखिएगा उसको दोबारा। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन समझाया, एटम्स और एटम में ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि एक भाई एटम के बारे में बताता है, एक उनके रेशियो के बारे में बताता है। फिर आपको मैंने बताया है डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट डेंसिटी तो बता दी, और रिलेटिव डेंसिटी का भी फॉर्मूला आपको लिखवाए। रिलेटिव में भी 2 तरीके की होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, इस फॉर्मूले को भी दोबारा देख लीजिएगा कि ऊपर भी गैस थी नीचे भी गैस थी, तो कॉमन चीजें तो कट गई, पी इक्वल टू एनआरटी में पी, और एनआरटी वाला तो पार्ट कट गया, बचा क्या, मास वाला पार्ट बचा, मास वाला पार्ट बचा, उसको रखा तो हमने वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर देंगे, वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर देंगे तो हमारा गैस का मास निकल आएगा, जिस गैस के रिस्पेक्ट में हम वेपर डेंसिटी निकाल रहे थे। तो इसको हम लोग यूज करेंगे आपके किस चैप्टर में, सॉरी किस टॉपिक में, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगली जो क्लास आने वाली है वो भरपूर क्वेश्चन से होगी, एक तरफ क्वेश्चंस लिखेंगे, एक तरफ उसके आंसर सॉल्यूशन करेंगे, एक तरफ क्वेश्चन लिखेंगे, एक तरफ उसका आंसर सॉल्यूशन करेंगे, और अगले 2 लेक्चर्स में मुझको कम से कम 40 क्वेश्चन करने हैं। लेक्चर बड़ा होगा तो होगा, लेकिन मैं 40 क्वेश्चन मिनिमम करके ही यहाँ से जाऊंगा। ठीक है, उसके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर शुरू करेंगे कंसंट्रेशन, तब पढ़ेंगे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। अभी मैं केवल मोल्स के क्वेश्चन करूंगा, केवल लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन करूंगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म जिस दिन पड़ जाएगा उस दिन सॉल्यूशन चैप्टर शुरू होगा, उसके बाद हम लोग करेंगे सॉल्यूशन के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसमें भी यही करेंगे कि बाद में क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का वहां पे फिर से आएगा, फिर से आएगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और जो मैंने आपको बोला है वो याद रखिएगा, युद्ध रणभूमि में नहीं मन भूमि में लड़ा जाता है। आप आइए, सीखिए, समझिए, और नए नए लेक्चर आते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक दिन में हम 2 लेक्चर लाएं। बात यह है कि एक दिन में 2 लेक्चर डाल दूंगा यूट्यूब पे तो ज्यादा हौश पौश हो जाएगा, चीजें उतनी अच्छी नहीं चलेंगी, अभी अच्छी चीजें चल रही हैं, पिछला लेक्चर अच्छा चला है ना। तो होता है कि पुरानी वीडियो होती है और नई वीडियो डाल दो ना, तो पुरानी वीडियो में व्यूज नहीं आते, बिल्कुल खत्म हो जाती है वो वीडियो, है ना। तो बड़ा मेहनत लगती है, तो लगता है कि यार 10-5 लोग तो देख ही ले यार, क्योंकि मेहनत कर क्यों रहा हूँ, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो करना होता तो किसी कोचिंग जाके पढ़ा रहे होते ना, 15 लाख रुपए का पैकेज लेके मिल जाता हमको, इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं मना करता हूँ, नहीं तो आज मुझको मिल जाए। यहाँ पे अब रहकर आपको बता रहा हूँ तो कुछ आपको ही देना चाह रहा हूँ, और मुझको पता है कि मुझको एक बार तो करके दिखाना ही है, एक बार तो दे दूं मैं, एक बार दे दूं, फिर दुनिया दुनिया में दोबारा कोई कहेगा कि भाई तुमने अपनी ईमानदारी से कभी पढ़ाया है ढंग से, कभी अपने अंदर से सब कुछ निकाल के दिया है, तो मैं कहूँगा हाँ एक बार तो दिया है, वो मैंने दिया है, मैंने दिया है, तो वो मैं करना चाह रहा हूँ। तो नमस्कार, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आते रहिएगा, आते रहिएगा, आते रहिएगा, और बाद में कुछ लिंक आ रहे हैं, इन पे ट्राई करिए और सारे लेक्चर देख के आइए। थैंक यू सो मच।